Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, अजमेर। ई लेक्चर की इस सीरीज में आज हम लोग LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विषय पर चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 41 ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर अर्थात धारा 41 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, दृश्यमान अर्थात दिखावे का स्वामी, दिखता हुआ, जो हमें लग रहा है कि स्वामी है बट असल में वो उसका स्वामी नहीं है। आप सबके दिमाग में ये बात आ रही होगी, जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का स्वामी ही नहीं है तो वो उसे कैसे ट्रांजेक्ट कर सकता है या उसका अंतरण कैसे कर सकता है। सेक्शन 41 में हम इसे ही पढ़ेंगे कि दृश्यमान स्वामी, जो दिखावे का स्वामी है या दिखता हुआ स्वामी है, वो किस प्रकार अंतरण करता है। So let's restart. Transfer by ostensible honor, where with the consent express or implied of the persons interested in immovable property, a person is the ostensible owner of such property and transfers the same for consideration. The transfer shall not be voidable on the ground that the transfer was not authorized to make it, provided that the transferee, after taking reasonable care to ascertain that the transferor had power to make the transfer, has acted in good faith। अर्थात जहाँ की स्थावर संपत्ति में हितवद व्यक्तियों की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है और उसे प्रतिफलार्थ अंतरित करता है वहां अंतरण इस आधार पर शून्य करणीय नहीं होगा कि अंतरक वैसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, अर्थात अथोराइज नहीं था, परंतु यह तब जबकि अंतरिती ने यह अभिनिश्चित करने के लिए कि अंतरक अंतरण करने की शक्ति रखता था, युक्त सावधानी बरतने के पश्चात सद्भावना पूर्वक कार्य किया हो। अर्थात हमने यहाँ पे देखा कि धारा 41 में सेक्शन 41 में कोई व्यक्ति, हम इसे 4 पार्ट्स में बांट करके समझ सकते हैं कि जैसे कि असली स्वामी कोई संपत्ति खरीदता है, वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से खरीद देता है, जिसे यहाँ पे हम लोगों ने दृश्यमान स्वामी कहा है कि उस व्यक्ति के नाम से खरीदता है। वह दृश्यमान स्वामी वही संपत्ति मालिक की हैसियत से, ऑनर की हैसियत से, ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, ऑनर की हैसियत से किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। सेम फॉर कंसिडरेशन, ट्रांसफर्स द सेम फॉर कंसिडरेशन, अर्थात प्रतिफल सहित अंतरित करता है। जैसा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा कि कोई भी संविदा होने के लिए कंसिडरेशन आवश्यक है, तो कंसिडरेशन सहित वो उसे बेच देता है, और जो व्यक्ति उसे खरीदता है वो बोनाफाइड परचेजर है। बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस, वो उसे खरीद लेता है। अब क्या होता है कि जैसे उस व्यक्ति ने तो खरीद ली क्योंकि वो बोनाफाइड परचेजर है, सद्भावना पूर्वक उसने खरीदी है। अब अगर पहला व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति के नाम संपत्ति खरीदी थी, जो दृश्यमान स्वामी है जिसने बेची, यानी कि असली स्वामी, ये कहता है कि वह असली स्वामी नहीं है और उसे बेचने का अधिकार नहीं था, तो सेक्शन 41 यहाँ पे उस दृश्यमान स्वामी या जो खरीदता है उसको मना कर देता है कि ये अंतरण अब वॉइडेबल नहीं होगा। The transfer shall not be voidable on the ground that the transfer was not authorized to make it। केवल इस आधार पे कि वो ऐसा अंतरण करने के लिए अथोराइज नहीं था, क्योंकि वह व्यक्ति जिसने खरीदा है वो सद्भावना पूर्वक और सह प्रतिफल सहित उस संपत्ति को खरीदता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई ए व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति बी के नाम से कोई संपत्ति खरीदता है। अब संपत्ति उसके नाम है, ठीक है, और कब्जा भी, पोजीशन वो उसको दे देता है, तो वही बी व्यक्ति उस संपत्ति को अगर किसी सी व्यक्ति को बेच देता है, कंसिडरेशन सहित प्रतिफल ले लेता है और उसे बेच देता है, और सी क्या करता है कि पूरी जानकारी लेता है
सद्भावना पूर्वक ले रहा है, पूरा देख करके पेपर्स हैं, कागजात हैं, कब्जा है, सब है, और उस खरीद को ले लेता है। और बाद में उसे पता चलता है कि बी ने जो ये ट्रांजेक्शन किया या अंतरण किया यह शून्य है, क्योंकि उसे ऐसा करने का उसके पास लीगली राइट नहीं था, विक्रय जो है उसका विधिमान्य नहीं है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति को ऐसा नहीं करने से मना किया गया है कि वो, अगर बी जो है उसका असली स्वामी नहीं है लेकिन दृश्यमान स्वामी है, अर्थात परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि जिससे कि सी को ऐसा लगता है कि वही उसका स्वामी है, भले ही ए उसका स्वामी रहा हो। Section 41 deals with the transfer of property by an ostensible owner, that is one who is not the real owner। अर्थात सेक्शन 41 जो है वो यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताता है, सेक्शन 41 जो है ऐसे ट्रांसफर को डील करता है जो दिखावे के स्वामी हैं, जो कि उसके असली स्वामी नहीं है। अर्थात सेक्शन 41 असली स्वामी द्वारा किए गए अंतरण नहीं है। This section is an exception to the general rule that a person cannot confer a better title than he himself has in the property transferred। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये सेक्शन जो है एक तरह का एक अपवाद है। ऑफकोर्स एक अपवाद है, क्योंकि सामान्यतः हम ये देखते हैं कि व्यक्ति उसी चीज का ट्रांसफर कर सकता है जो उसका स्वामी होता है, बट सेक्शन 41 हमें ऐसी चीज ट्रांसफर करने के लिए अथोराइज कर रहा है जिसके हम मालिक नहीं है। अर्थात स्वामित्व नहीं होते भी, स्वामी नहीं होते भी उस चीज का ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए ये एक तरह का अपवाद है। किसी संपत्ति का असली स्वामी जो है उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पास ऐसी स्थिति में छोड़ता है जिससे कि वो सबको ऐसा लगता है कि यही उसका असली स्वामी है। बेसिकली इस कारण से लोग उस व्यक्ति से संपत्ति अंतरित कर लेते हैं। अर्थात जहां पे ये लग रहा है कि उस संपत्ति का वो अंतरण कर रहा है, इस तरह से वो वैध और परिवर्तनीय रहेगी कि जिससे असली मालिक को उसका पता नहीं चल पाता, या फिर असलियत की बिना सूचना दिए वह संपत्ति को खरीदता है। तो यहाँ पे धारा 41 की सुरक्षा उसे मिल जाती है कि वो इससे, इस अंतरण से डिनाय नहीं कर सकता। सेक्शन 41 ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। धारा 41 को हम फैलाव का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक तरह से सिंपल अंतरण को अधिक ज्यादा बढ़ा करके बताता है कि इस एक्ट द्वारा या इस सेक्शन द्वारा असली मालिक के उन अधिकारों को समाप्त कर दिया गया जो बेनामी होने के आधार पे बेनामी मालिक द्वारा बेची गई संपत्ति को नया जो ऑनर है जो उसको खरीदता है उससे वापस करने के लिए रोक देता है। अर्थात यहाँ पे असली मालिक अब कोई भी बचाव नहीं ले सकता, सिर्फ और सिर्फ वो उस समय ले सकता है जबकि उन दोनों का धोखा यहाँ पे प्रूव हो जाए, वरना यहाँ पे उसे कोई भी सुरक्षा नहीं मिलती है। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट जो है, ये होल्डिंग आउट का सिद्धांत जो है मॉर्गेज, सेल, गिफ्ट, इन सब प्रॉपर्टी ट्रांसफर के मामलों में लागू होता है। संपत्ति अंतरण होनी आवश्यक है। अंतरण किसी भी प्रकार का हो सकता है। होल्डिंग आउट के सिद्धांत को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि दो निर्दोष व्यक्तियों में से यहाँ पे कम निर्दोष व्यक्ति को या अधिक निर्दोष व्यक्ति को या समान जहां पे जो मिलकर के अपराध कर रहे हैं उनको, उन व्यक्तियों को उस व्यक्ति को दंड के लिए चुनेगा जो कि जिसके कपटपूर्ण आचरण के कारण ऐसा अंतरण हुआ है या फिर जहां पे ये आचरण किया गया है, क्योंकि उसकी गलती से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन prohibition of right to recover property act 1988 and section 41 of transfer of property act 1882 defines ostensible owner। दृश्यमान स्वामी की डेफिनेशन जो है वो
कि दृश्यमान स्वामी हम किसे कहेंगे, किसे हम दृश्यमान स्वामी कह सकते हैं। दृश्यमान स्वामी और असली स्वामी दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क है। असली स्वामी जो उसने पैसा देकर के उसे लिया है, और दिखावे का स्वामी जो सिर्फ दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। असली स्वामी जो होगा उसके बारे में जो बोनाफाइड परचेजर होगा उसको पता नहीं रहता कि ऑस्टेंसिव रियल ऑनर कौन है, क्योंकि ऑस्टेंसिबल ऑनर जो है, दिखावे का स्वामी जो है, उसके द्वारा उस संपत्ति को बेच दिया जाता है, और ऑस्टेंसिबल ऑनर ही सभी को ऐसा लगता है कि यही इसका मालिक है। अर्थात दृश्यमान स्वामी द्वारा संपत्ति अंतरण सेक्शन 41 में यहाँ पे बताया गया है। Section 41 is based on natural equity, where one man allows another to hold himself out as the owner of an estate and a third person purchases it for value from the apparent owner in the belief that he is the real owner, bona fide purchaser for a value without notice। अर्थात बोनाफाइड परचेजर क्या है, वो दिखावे के स्वामी से, क्योंकि वो असली स्वामी प्रतीत हो रहा है, उस स्वामी से वो ले लेता है। सामान्य प्रूडेंट जूझ करके या सामान्य सूझबूझ से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि जो जिससे हम संपत्ति खरीद रहे हैं वो दृश्यमान स्वामी है और असली स्वामी कोई और है। सेक्शन 41 के रिक्वायरमेंट, आवश्यकताएं। द ट्रांसफर इज द ऑस्टेंसिबल ऑनर। ट्रांसफर हमेशा क्या है, दृश्यमान स्वामी द्वारा किया गया होना चाहिए, क्योंकि अगर असली स्वामी ही ट्रांसफर करेगा तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के बाकी सेक्शंस, सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट, ये अप्लाई होंगे। लेकिन यहाँ पे जो ए असली स्वामी है उसके द्वारा नहीं किया जाकर के ट्रांसफर उस जिस दिखावे का स्वामी है, जिसके नाम से वो संपत्ति ए ने खरीदी है असली स्वामी ने, उसके द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा है। अर्थात सेक्शन 41 के लिए ट्रांसफर जो है वो दृश्यमान स्वामी द्वारा किया गया होना चाहिए। बी, बाय द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द रियल ऑनर। और जो असली स्वामी है उसकी कंसेंट इसमें होनी चाहिए। कंसेंट जो है वो एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड किसी भी प्रकार से हो सकती है। सहमति आचरण व्यवहार से जब अगर होती है तो उसको इम्प्लॉयड माना जाता है। असली स्वामी को अगर मालूम है कि वो उसकी सहमति या वो उसे बेच रहा है और असली स्वामी ये जानता है कि ऐसा है और वो उसे नहीं रोक रहा है, तो ये माना जाता है कि उसकी कंसेंट उसमें थी, या उसने एक्सप्रेस मतलब कि डायरेक्ट उसने ये अनुमति दी है कि आप इसे बेच सकते हैं, या फिर दोनों के बीच में इतनी अधिक घनिष्ठता है जिससे कि वो अपने आचरण द्वारा उसे नहीं रोकता है, तो फिर ये माना जाएगा कि कंसेंट थी। द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन। संपत्ति अंतरण हमेशा जब होगा तो कंसिडरेशन उसमें आवश्यक है। कंसिडरेशन नहीं होगा तो अंतरण ही कंप्लीट नहीं होगा, अर्थात कंसिडरेशन आवश्यक है। The transferee has acted in good faith and has taken reasonable care to find out that the transferor had power to transfer। साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि जो व्यक्ति ले रहा है, संपत्ति खरीद रहा है, उसने प्रिकॉशनरी मेजर्स सारे अपनाए थे, अर्थात सद्भावना पूर्वक उसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है। उन दोनों का मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है जिससे कि असली स्वामी जो है उसको संपत्ति से विहित करना हो, ऐसा उनका अभिप्राय नहीं रहा है। अर्थात दोनों ने अगर गुड फेथ में ये कार्य किया है, जो परचेजर है जिसने खरीदा है, सी जो है उसने सद्भावना पूर्वक सारी जो एक
अच्छी समझ का व्यक्ति जितनी विवेकशीलता रखता है या जितनी सूझबूझ से जितने तरीकों से पता करता संपत्ति खरीदते टाइम, जब हम लोग भी कोई संपत्ति खरीदते हैं तो हम पूरे पेपर्स या आसपास कुछ है या पता करते हैं कि ये इसका मालिक है ना। तो ये सब अगर उसने एहतियात बरती है तो फिर ये माना जाएगा कि वो गुड फेथ में उसने ये सब व्यवहार किया है। Ostensible honor. One who has all the indicia of ownership without being the real owner. A benamidar is an ostensible honor. And if a person purchases from a benamidar, the real owner cannot recover, provided other conditions are fulfilled. अगर बाकी सारी सभी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो जो दृश्यमान स्वामी है अगर उसने कोई ट्रांजेक्शन कर दिया है बेनामीदार या दिखावे के स्वामी द्वारा अगर कर दिया गया है तो असली मालिक इन सब से मना नहीं कर सकता है। अब बात आती है कि कोई व्यक्ति दृश्यमान स्वामी कब है या दृश्यमान है या नहीं, इन सबको हम कैसे जानें। इसके लिए निम्न 6 क्राइटेरिया हैं कि कोई व्यक्ति दृश्यमान स्वामी है। क्रय धन कहां से आया, अर्थात जिस व्यक्ति से हम खरीद रहे हैं उसकी हैसियत स्टेटस की वो संपत्ति का मालिक हो सकता है या नहीं, ये देखना बहुत आवश्यक है। अर्थात जब उसने खरीदी तो उसके पास ये क्रय धन कहां से आया, किसने दिया, सोर्स ऑफ परचेज मनी, क्रय धन का स्रोत क्या था। खरीद के बाद जायदाद किसके कब्जे में गई या रही, किसके पास थी। अगर असली मालिक के पास थी तो फिर बोनाफाइड इंटेंशन नहीं होगा। संपत्ति क्यों बेनामी खरीदी गई, ऐसा करने का उद्देश्य क्या था, अभिप्राय क्या था, मंशा क्या थी कि बेनामी संपत्ति क्यों ली गई। नकली स्वामी और असली स्वामी के बीच रिश्ता क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं, बाप बेटे हैं, फ्रेंड हैं या फिर अपरिचित हैं। खरीद के बाद उस संपत्ति को लेकर क्रेता और विक्रेता के परस्पर व्यवहार, कौन उस संपत्ति की देखभाल कर रहा था और कौन नहीं कर रहा था, सेल डीड किसके पास है, विक्रय विलेख किसके पास है। ये सब चीजें हमें दृश्यमान स्वामी और असली स्वामी के फर्क बताती है। कौन व्यक्ति दृश्यमान स्वामी नहीं हो सकता, मैनेजर, लाइसेंसी, नौकर चाकर, एजेंट, ट्रस्टी, महंत इत्यादि व्यक्ति जो संबंधित संपत्ति से सिर्फ और सिर्फ संबंध रखते हैं, उस संपत्ति और मालिक या वो उसके मालिक नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति दृश्यमान स्वामी नहीं होते। इनके रिश्ते मालिक के नहीं हो सकते। इन्हें सिर्फ क्वालिफाइड इंटरेस्ट या रेस्ट्रिक्ट इंटरेस्ट ऐसी चीजें भी दुविधा पैदा नहीं कर। कंसेंट ऑफ ट्रू ओनर, द रियल ओनर परमिट्स द अपीयरेंस ऑफ ownership either by express or by acts or conduct which imply consent। रियल ऑनर जो है वो अपनी कंसेंट जो है, सहमति जो है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फॉर्म में दे सकता है। रीजनेबल केयर बरतना बहुत आवश्यक है। सी जो बोनाफाइड परचेजर है उसके द्वारा। रीजनेबल मीन्स सच केयर एज एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक। प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर, ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन। अर्थात प्रॉपर्टी जो है दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरित की गई होनी चाहिए और ट्रांसफर जो है कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। एक केस है मीनाक्षी मील वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स AIR 1957, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कि व्यवहार बेनामी है, ट्रांजैक्शन बेनामी है, इसे साबित करने का भार उस व्यक्ति पे होगा जो ये कहता है कि बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया कि अगर ये साबित हो जाए कि जिस व्यक्ति का नाम बेनामी में है उसने कीमत नहीं दी है तो भी यह माना जा सकता है कि किसी ने उसको इतना पैसा दिया होगा कि वह उस संपत्ति को ले सके। बस ऐसा इरादा जो संव्यवहार है उसको समझने में सहायता करता है कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन है या नहीं।
अर्थात पक्षकारों के आपस की रिलेशनशिप, उनका इंटेंशन और बाद का आचरण, जो ट्रांजैक्शन को बेनामी बता रहे हैं कि ट्रांजैक्शन सही है ऐसा कह रहे हैं। समव्यवहार बेईमानी समझा जाएगा जबकि जहां पे ट्रांजैक्शंस में संदेह उत्पन्न हो। एक और केस, हंसा गांधी वर्सेस दीप शंकर रॉय, AIR 2013, सुप्रीम कोर्ट 2873। इस वाद में जमीन एक सोसाइटी की थी जिसे डेवलपर को यह जमीन सुधारने और बेचने के लिए करार किया। प्लेंटिफ ने प्लॉट खरीदना चाहा, कंसिडरेशन भी दिया। डेवलपर ने उन्हें एक लेटर ऑफ इंटेंट दिया जिसकी शर्तों के अनुसार विक्रय के लिए पृथक करार किया जाना था। सोसाइटी की जमीन झगड़े में पड़ गई। अब सवाल ये उठा कि जमीन किसे मिली। न्यायालय ने वादी और हाईकोर्ट ने प्रतिवादी को कहा कि वही जमीन अगर खरीदते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेटर ऑफ इंटेंट की रजिस्ट्री अनिवार्य होते हुए भी नहीं कराई गई। वाद पत्र में लेटर ऑफ इंटेंट प्लीडिंग्स में नहीं था, अर्थात लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो टाइटल नहीं देता है। एक्सेप्शन, सेक्शन 41 के कुछ अपवाद हैं। धारा 41 जो है वो कहां पर लागू नहीं हो। सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे हम ई लेक्चर की क्लास में पढ़ेंगे। रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस, लिस्ट पेंडेंस का सिद्धांत। सेकंड, सेक्शन 47 रजिस्ट्रेशन एक्ट। थर्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, चुनाव का। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोप, विबंधन का सिद्धांत। सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल जो है वो अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात पहले कह दी तो उसे बाद में मुकरने से रोका गया है कि वो उन परिस्थितियों से अपनी बात से मुकर नहीं सकता। उसकी बात में अगर किसी व्यक्ति ने आगे की कार्रवाई कर ली है तो विबंधन का सिद्धांत, अर्थात अपनी बात जो कही है उससे मुकरने से रोकना। एंड लास्ट 4 है नेमो डेट क्वर्ड नॉन हैबिट, सेक्शन 27 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932, अर्थात जितना जिसके पास है वो उतना ही दे सकता है, अपनी हैसियत से अधिक कोई नहीं दे सकता। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सेक्शन 41 डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण कि दिखावे का स्वामी किस प्रकार अंतरण कर सकता है। जिसके पास संपत्ति नहीं है, वो उसका मालिक नहीं है, फिर भी वो इसको अंतरित कर रहा है। थैंक यू।